बीबीसी दुनिया में आज देखिए, वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य कार्रवाई। फलस्तीनी अधिकारियों का दावा, जेनिन में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 10 लोगों की मौत, हजारों लोग जेनिन कैंप से भागे। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों ने कहा, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली हमला खौफनाक। तेल अवीव में एक शख्स ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ाई, 7 घायल, हमास ने ली जिम्मेदारी, बताया जेनिन में इजरायली ऑपरेशन का बदला। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। इजराइल फलस्तीनियों के बीच ताजा तनाव की करेंगे बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत की अध्यक्षता में एससीओ राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का किया अनुमोदन, कट्टरपंथ, अलगाववाद और चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए सहयोग का आह्वान। फुकुशिमा पावर प्लांट से पानी समंदर में बहाने के लिए परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने जापान को दी इजाजत, कहा इससे लोगों और वातावरण पर रेडियो एक्टिव असर ना के बराबर। संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी, अल नीनो की वजह से हो रहे बदलावों के लिए तैयार रहे देश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक अल नीनो की हो चुकी है शुरुआत, बढ़ेगा दुनिया का तापमान। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना का ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसियों समेत कई देशों ने नागरिकों को होने वाले खतरे को लेकर चिंता जताई है। कवर स्टोरी में आज इसी के बाद। कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सुरक्षा बलों की ओर से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई, जिसके बाद जेनिन कैंप से हजारों फलस्तीनी अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। सोमवार की सुबह इजरायली सुरक्षा बलों ने जेनिन कैंप पर ड्रोन और हवाई हमले शुरू किए और हमलों की वजह यह बताया कि इस कैंप में चरमपंथी रहते हैं और वो इस कार्रवाई के जरिए उनके चरमपंथी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद इजराइल ने अपने सैकड़ों सैनिकों को यहां भेज दिया और फलस्तीनी रेड क्रॉस का कहना है कि उन्होंने जेनिन के स्थानीय अस्पताल से अब तक 3000 लोगों को निकाला है, जिनमें मरीज और बुजुर्ग भी शामिल हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 10 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, 100 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सैन्य बलों का कहना है कि उन्होंने अब तक 120 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी कई लोग जेनिन रिफ्यूजी कैंप में छिपे हुए हैं। और इधर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक संदिग्ध फलस्तीनी कार ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। इसके अलावा छुरेबाजी की घटना भी हुई, जिसमें कम से कम 10 लोग जख्मी हुए। घटनास्थल पर ही हमलावर को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हमास ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे जेनिन हमले का बदला कहा। फलस्तीनी अधिकारियों का दावा है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई की वजह से जेनिन में लगभग 3000 लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा है। लेकिन इजरायली सरकार का कहना है कि जब तक जरूरत होगी चरमपंथ के खिलाफ उसकी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के दौरान कम से कम 10 फलस्तीनी मारे गए हैं, 100 लोग घायल हुए हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता योलान नेल की ये रिपोर्ट। ये जेनिन शरणार्थी कैंप में हुई भीषण लड़ाई के बाद का हाल है। सड़कें ऐसी नजर आ रही हैं और शहर से धुआं उठ रहा है। इजरायली सुरक्षा बलों ने सोमवार की सुबह एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। कथित स्थानीय लड़ाकों के मुख्यालय हमले के निशाने पर थे। हथियारबंद फलस्तीनियों ने भी शहर के भीड़ भाड़ वाले दशकों पुराने शरणार्थी कैंप के अंदर से जवाबी हमला शुरू कर दिया। यहाँ सैकड़ों इजरायली सैनिक मौजूद हैं। इजरायली सेना का कहना है कि वो हथियार और विस्फोट जब्त कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये कार्रवाई बहुत दिनों से लंबित थी। इजरायली सुरक्षा बलों ने जेनिन में चरमपंथ के खिलाफ बीती रात एक व्यापक अभियान शुरू किया। हाल के महीनों में जेनिन चरमपंथ का गढ़ बन गया है। हम इसे खत्म कर रहे हैं। फलस्तीनी चिकित्साकर्मी घायलों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो सटीक खुफिया जानकारी पर काम कर रहा है और नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन कई लोग यहाँ गोलीबारी के बीच फंस गए हैं। शरणार्थी कैंप में जो चल रहा है वो किसी जंग से कम नहीं। इस जगह को निशाना बनाकर हवाई हमले किए जा रहे हैं।
जितनी बार भी हम अंदर एम्बुलेंस के साथ गए, हर बार गाड़ी भरी हुई ही बाहर आई है। उन पहाड़ों पर बने जेनिन रिफ्यूजी कैंप से गोलियों की आवाजें आप सुन सकते हैं। कई बार धमाके की तेज आवाज आती है। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि वो एक बंद जगह है और हम पत्रकार भी वहां नहीं जा सकते, लेकिन आवाज यहां तक आ रही है। आवाजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई कितनी भीषण है। इजरायली सुरक्षा बलों ने ये तस्वीर जारी की है, जिनमें उन्हें संदिग्ध आतंकवादियों को ले जाते हुए दिखाया गया है। हाल के महीनों में इजरायलियों पर जानलेवा हमला करने वाले कई फलस्तीनी इसी इलाके के रहने वाले हैं। बाकी लोग यहाँ छिपे हुए हैं। और इससे पहले भी इजरायली सेना ने कई बार जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर घातक हमले किए हैं। फलस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि अब बहुत हो चुका है। हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपने लोगों के लिए तत्काल सुरक्षा प्रदान करने और हम पर निशाना साधने वालों को सजा देने के लिए अपील करते हैं। कुछ देर के लिए ही सही, कुछ फलस्तीनी परिवारों को राहत मिली है। इजरायली सेना ने उन्हें जेनिन शिविर छोड़कर जाने की अनुमति दी है। कुछ लोग इस तरह बता रहे हैं कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। हाल के महीनों में इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों और इजरायली सेटलर्स के बीच हिंसा में तेजी आई है। इजरायली सेना ने कई बार रेड किए, जो कि उनके मुताबिक इलाके में बढ़ते चरमपंथियों को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। जेनिन रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना का ताज़ा हमला हाल के सालों में किया गया सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। और साल 1948-49 के अरब इसराइल युद्ध के बाद विस्थापित फलस्तीनियों को बसाने के लिए 50 के दशक में जेनिन कैंप बनाया गया था। 21वीं सदी के शुरुआती सालों में दूसरे फलस्तीनी अपराइजिंग के दौरान ये कैंप भीषण लड़ाई का केंद्र था। हाल के सालों में ये जेनिन ब्रिगेड्स का घर बन गया है। शहर के रिफ्यूजी कैंप में रह रहे अलग अलग फलस्तीनी चरमपंथी समूह जेनिन ब्रिगेड्स में शामिल हैं। ये कैंप खचाखच भरा रहता है और यहाँ करीब 14,000 लोग रहते हैं और वो आधे वर्ग किलोमीटर से भी कम जगह में। इस वजह से लड़ाई के दौरान आम मासूम लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो जेनिन कैंप में इस्राएली ऑपरेशन के प्रभाव को लेकर काफी चिंतित हैं। यूएन अधिकारियों को जेनिन कैंप में नहीं जाने दिया गया है। लड़ाई के कारण यहां बिजली और पानी सप्लाई को भी नुकसान पहुंचा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बयान जारी करके कहा है कि सभी सैन्य अभियान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का सम्मान करते हुए किए जाने चाहिए। इस्राएल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कहना है कि ये मिलिट्री ऑपरेशन अपने लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंच गया है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता एना फॉस्टर। इजराइल ने कहा है कि जब तक जरूरत होगी ये सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। ये ऑपरेशन उन फलस्तीनी चरमपंथियों के लिए संदेश है जो जेनिन कैंप से काम कर रहे हैं और दूसरी मंशा है उस इलाके में जितनी हो सके उतनी तोड़फोड़ करने की। पर चिंता है उन हजारों आम लोगों की जो जेनिन के शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। हमें पता चला है कि हजारों परिवार कल रात ये कैंप छोड़कर भाग गए। कुछ पैदल, कुछ कार में, कुछ घर में बनाए सफेद झंडे पकड़े हुए निकले ताकि वो सुरक्षित बाहर निकल सके। पर अभी भी कैंप की ठसाठस भरी सकरी गलियों में कई सारे नागरिक, परिवार, बच्चे, महिलाएं हैं जो इजरायली कार्रवाई के निशाने पर तो नहीं हैं, पर उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कल रात कहा कि वो इजराइल के खुद को चरमपंथी गुटों से बचाने के अधिकार का समर्थन करता है, पर साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया कि कार्रवाई के दौरान हर मुमकिन एहतियात बरती जाए ताकि आम लोगों को मारे जाने या जख्मी होने से बचाया जा सके। इस कार्रवाई को लेकर फलस्तीनी नेतृत्व काफी मुखर है और वो आम नागरिकों पर खतरे के साथ साथ इसे एक हमला बता रहे हैं कि किस तरह इजरायली सुरक्षा बल जेनिन कैंप के अंदर घुसे और वहां वो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल कहता है कि उस पर जो हमले हुए हैं वो जेनिन और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मौजूद चरमपंथी गुटों ने किए हैं। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई चलती रहेगी और बेशक इससे कैंपों को तहस नहस किया जाएगा, पर ये कार्रवाई उस गुस्से और निराशा पर काबू नहीं पा सकेगी जिससे फलस्तीनी युवा गुजर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की आज वर्चुअल समिट हुई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। पीएम मोदी ने इन नेताओं की मौजूदगी में चरमपंथ का मुद्दा उठाया। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में
कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और एससीओ की वर्चुअल समिट को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी संबोधित किया। पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने एससीओ के मंच से कहा कि रूस इन तमाम बाहरी प्रतिबंधों, दबावों और उकसावों का मुकाबला करते हुए पहले से भी बेहतर विकास कर रहा है। जून के आखिरी हफ्ते में वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच राष्ट्रपति पुतिन का ये पहला संबोधन है। और भारत की अध्यक्षता में हुई इस एससीओ समिट के क्या मायने हैं, ये समझने के लिए बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने भारत के पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा से बात की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मूला है 20-40-60। तो 20 क्या है वर्ल्ड जीडीपी, 40 क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन, 60 क्या है यूरेशिया की सुपरफिशियल टेरिटरी। इसका अपना महत्व है, दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है, यह है कि इट प्रोवाइड्स अस अ फोरम फॉर मैच्योरिटी। उसमें हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से। ऐसे समिट से हमारे टेकअवेज क्या हो सकते हैं? हमारे टेकअवे पहली चीज ये है कि एक फोरम मिल जाता है जिसमें बड़े बड़े जो नेता हैं वो अपनी प्रायोरिटीज रख देते हैं। एक दूसरे से डायरेक्टली तो हम बात करते नहीं है, कोई फोन कॉन्वर्सेशंस नहीं होती। एटलीस्ट इस फोरम में और G20 में हमारी बातचीत हो सकती है, ये एक टेकअवे है। दूसरा, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। और तीसरा मैं बता देता हूं, हमारी प्रेसिडेंसी में, जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हमने कोशिश ये की है कि दुनिया समझ सके कि हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो दुनिया की प्रायोरिटीज से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। We support each other mutually. ये सबसे बड़ा टेक अवे है। बट माई ओन फीलिंग, एंड दिस इज एन इनएस्केपेबल फीलिंग, मैं भारत का राजदूत हूँ, कई देशों में वहाँ मैं राजदूत रहा हूँ उस पोस्ट सोवियत स्पेस में। मुझे लगता है कि वो जो इनिशियली एक्साइटमेंट था शंघाई 5, फिर ये जो बना, वो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कम हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने टेररिज्म को अंडरलाइन किया है उस समिट में। भारत टेररिज्म के मामले में एससीओ समिट जैसे एक प्लेटफॉर्म से क्या उम्मीद रख सकता है? We bring it into the open and we embarrass the countries that are responsible for it. You know, मेरी प्रायोरिटी क्या है? आपकी पूरे भारत की 140 करोड़, पूरी दुनिया की प्रायोरिटी ये है कि भाई जो महामारी हुई थी उसके कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ। अब इकोनॉमिक रिकवरी हमको चाहिए। टेररिज्म इज अ डिस्ट्रैक्शन। जो पैसे मैं उस पर खर्च करता हूँ, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, ये कर दिया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 27 साल हो गए हम संयुक्त राष्ट्र संघ में, हमने प्रपोज किया था कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म। लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, मैंने भी भाषण दिया, फिर शाम को जाके स्कॉच विस्की पीते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू टेक इट एट अ बायलैटरल लेवल। हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया, 50 देशों को बुलाया था। नो फंडिंग फॉर टेरर। क्या इसके कोई डिविडेंड मिल रहे हैं? 100% उनके डॉक्यूमेंट्स में आएगा, दिल्ली डिक्लेरेशन में आएगा, और कहेंगे कि ये किसी भी देश को स्टेट पॉलिसी नहीं करनी चाहिए। अब एक दूसरा हमारा मित्र है, वो स्टेट पॉलिसी कहता मेरी नहीं है, लेकिन जितने आतंकी है सबको शरण देता है, वो टेक्निकल होल्ड वोल्ड लगा देता है, जो करता है, फिर जब उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है फिर होल्ड हटा देता है। सो यू कांट यूज टेररिज्म एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल। विदेश नीति का आप उसको एक साधन नहीं बना सकते, यही हम कह रहे हैं। रूस की स्थिति यूक्रेन वॉर के बाद, सैंक्शंस के बाद, और इसमें जहां एससीओ जैसी एक संस्था है, क्या लगता है कि व्लादिमीर पुतिन और रशिया किस तरह के रोल को निभा पाएंगे एससीओ में? यू नो, अगर मैं व्लादिमीर पुतिन होता तो एससीओ मेरे लिए एक होल्डिंग ऑपरेशन है। मैं एक शक्तिशाली देश, दैट आई विल नॉट लेट इट डाई। इट इज देयर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि मैं लोगों से बात कर सकता हूं, अपनी व्यू पॉइंट रख सकता हूं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए नन ऑफ देम इज गोइंग टू सपोर्ट हिम। अब तो चाइना का भी कहते हैं, थोड़ा बीच में हो गया है। हमने तो कहा है कि ये शांति का पीरियड है, ये वॉर का पीरियड है, और बाकी ये किर्गिस्तान, तजिकिस्तान वगैरह, ये यू नो इफेक्टिवली देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी इज लिमिटेड। सो पुतिन इज डूइंग इट कि भाई मैं हूं वहां पर। क्रोशिया बुनना औरतों का काम है, पुरुषों को इससे क्या काम? ऐसी बातें कश्मीर के एक लड़के को भी कही गईं जब उन्हें क्रोशिया की बुनाई से प्यार हो गया। कईयों ने उनका मजाक बनाया, फिर भी नजर नासिर ने इसे पहले शौक से और फिर प्रोफेशनली अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। देखिए बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर की रिपोर्ट। मुझे कहा गया है कि तुम मर्द नहीं हो अगर तुम ये काम कर रहे हो। घर वाले भी थोड़ा शौक हो गए कि इसको क्या शौक लग गया, ये तो लड़कियों का काम है। मेरा नाम नज़र नासिर है, मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा हूँ, लेकिन क्रोशे और निटिंग मेरी हॉबी है, और हॉबी के बाद अब ये मेरा प्रोफेशन बन गया है। बेसिकली शुरू हुआ ये 2016 में, जब कश्मीर में लॉकडाउन था, इंटरनेट बंद था, फ़ोन बंद थे, कम्युनिकेशंस बंद था, प्रैक्टिकली हम घर में बंद हो गए थे। तो उसी दौरान एक्चुअली मेरी आर्ट जो है वो प्रैक्टिस करती है क्राफ्ट, क्रोशे का क्राफ्ट।
तो उसके थ्रू ये क्राफ्ट मुझ तक पहुंचा, मेरी बहन के थ्रू। मेरी बहन गई थी उनके पास, उन्होंने थोड़ा बेसिक सीख लिया था, और तो मैंने उसको बताया मुझे थोड़ा सा सिखाओ, मैं ट्राई करता हूँ। एंड जो ही मैंने हुक अपने हाथ में लिया, आई फेल्ट सो कनेक्टेड टू इट। व्हेन आई सॉ कि इस क्राफ्ट को लेके इतने सारे स्टीरियोटाइप्स है। इनफैक्ट इस क्राफ्ट को बहुत आई थिंक बहुत जुल्म किया गया है इस क्राफ्ट पे। तो वो चीज़ें ब्रेक करने के लिए आई फेल्ट कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे डैड इसको लेके बहुत ही नेगेटिव थे, उनको नहीं लगता था कि ये कोई करने वाला काम है या इसका कोई फ्यूचर है। बट अब जब वो मेरी पॉपुलैरिटी देखते हैं, मेरी मकबूलियत देखते हैं, तो अब वो काफ़ी सपोर्टिव है। मेरा कस्टमर बेस आई थिंक 80% आउटसाइड कश्मीर है और पहले से ही रहा है। 2013 में आई वाज डायग्नोज्ड विद PSVT, जो कि एक हार्ट कंडीशन है, जिसमें जब भी मुझे स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती थी, आई यूज्ड टू गेट दीज काइंड ऑफ अटैक्स, और मेरी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी। बट 2016 के बाद जब मैंने ये क्राफ्ट सीखा और ये प्रैक्टिस किया, आई नोटिस्ड कि ये जो अटैक्स की फ्रीक्वेंसी थी ये बहुत ज़्यादा कम हो गई, टू द पॉइंट कि राइट नाउ आई डोंट इवन रिमेंबर व्हेन आई हैड माय लास्ट अटैक। लोग बोलते हैं कि हम तुमसे इंस्पायर होते हैं, हम तुम्हें देख के हमने ये काम स्टार्ट किया। इनफैक्ट कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप कभी नहीं रुकना, आपको बहुत मिशन है आपके हाथ में। तो पॉजिटिव तो खैर बहुत ज़्यादा है, तो नेगेटिव वो उसके नीचे दब जाता है खुद ही। और कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।